गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समावेशी शिक्षा पेपर 12 के भाग 11 में आप सभी का स्वागत है। तो जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे थे वो थी श्रवण बाधिता, और पिछले 2 वीडियो से ये टॉपिक चला आ रहा है और आज हम इस टॉपिक के अंतिम पड़ाव में, अंतिम भाग में पहुंच गए हैं। श्रवण बाधित बालकों के बारे में अब तक हम लोगों ने जाना कि किसे कहते हैं, उसके प्रकार क्या होते हैं, श्रवण बाधित बालकों की जो है विशेषताएं क्या होती हैं, श्रवण बाधित बालकों की पहचान किस प्रकार की जाती है। तो आज हम जानेंगे कि श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा कैसी होगी, उनकी शिक्षा के लिए क्या व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, क्या उपाय की जानी चाहिए, उस पे ही आज हम चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक है श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। तो इनकी शिक्षा के विषय में भी हम बिंदुवार जानेंगे, पॉइंट वाइज जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है समन्वित कक्षा कक्ष या समावेशी शिक्षा, इंटीग्रेटेड क्लासरूम और इंक्लूसिव एजुकेशन। तो जो श्रवण बाधित बालक हैं उनके लिए हम समावेशी शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड क्लासरूम की व्यवस्था कर सकते हैं, यानी समन्वित कक्षा कक्ष की व्यवस्था करते हैं या फिर समावेशी शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि समन्वित कक्षा कक्ष का तात्पर्य है या फिर समावेशी शिक्षा से हम परिचित हैं कि यहाँ पर हम सामान्य बालकों के साथ ही विशिष्ट बालकों को भी शिक्षा देने का कार्य करते हैं। तो उसी प्रकार जो श्रवण बाधित जो बालक हैं, जिनकी बाधिता का स्तर कम है, जो आंशिक रूप से बाधित है, श्रवण बाधित बालकों के प्रकार में मैंने बताया था कम या न्यून श्रवण बाधिता, माइल्ड हियरिंग इम्पेयरमेंट। जिनको माइल्ड हियरिंग इम्पेयरमेंट है, जिनको न्यून श्रवण बाधिता है, कम श्रवण बाधिता है, तो वैसे बाधित श्रवण बाधित बालकों को हम जो है सामान्य बालकों के साथ समन्वित कक्षा में शिक्षा देने का कार्य कर सकते हैं। तो श्रवण बाधित जो कम श्रवण बाधित बालक है उनके लिए हम समावेशी शिक्षा या समन्वित कक्षा, इंटीग्रेटेड क्लासरूम की व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। इसका जो दूसरा पॉइंट है वह है नियमित विद्यालयों में विशेष कक्षा, नियमित विद्यालयों में विशेष कक्षा, स्पेशल क्लास इन रेगुलर स्कूल्स। तो इस पॉइंट में क्या है कि जो नियमित विद्यालय जो होते हैं, जो रेगुलर स्कूल्स होते हैं, वहां पर हम जो कम श्रवण बाधित बालक है, यहाँ पर भी हम कम श्रवण बाधित बालकों को ही जोड़ेंगे नियमित। जैसा कि हम जानते हैं समावेशी शिक्षा में या को जो हम जब हम सामान्य विद्यालय में पढ़ने भेजते हैं तो एक प्रकार का रेगुलर स्कूल ही होता है, वो नियमित विद्यालय ही होता है। तो नियमित विद्यालय में जब कम श्रवण बाधित बच्चे जब अध्ययन करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, तो कई बार उनको जो है सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करते हुए कठिनाइयां महसूस होती हैं। जैसा मैंने पहले ही बताया कि विशिष्ट बालकों की विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं। तो ऐसे में यहाँ पर हम नियमित विद्यालय में ही उनके लिए अलग से एक स्पेशल क्लास की व्यवस्था कर सकते हैं, यानी कि हम सेग्रीगेटेड क्लास की जो है, सेग्रीगेटेड क्लास का तात्पर्य है यानी पृथक कक्षाएं, अलग कक्षा की व्यवस्था भी उनके लिए की जा सकती है। तो ऐसे में उनकी जो विशिष्ट कठिनाइयां जहां आ रही हैं या विशिष्ट आवश्यकता जो उनको सामान्य कक्षा में जिनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो हम स्पेशल क्लास के द्वारा हम उनकी उन विशिष्ट आवश्यकताओं, उन विशिष्ट कठिनाइयों को दूर करने का कार्य कर सकते हैं। तो जो दूसरा जो पॉइंट जो है वो यही है कि नियमित विद्यालयों में ही हम विशेष कक्षा का आयोजन कर सकते हैं ऐसे बालकों के लिए जो कम श्रवण बाधित बच्चे हैं, कम श्रवण, न्यून श्रवण बाधिता जिन बच्चों को है। पृथक कक्षाओं का भी आयोजन कराया जा सकता है, स्पेशल क्लास को जो है कंडक्ट करवाया जा सकता है। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट, विशेष विद्यालय, स्पेशल स्कूल्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि विशिष्ट विद्यालयों में हम उन्हीं श्रवण बाधित बालकों को भेजते हैं जिनकी बाधिता का स्तर गंभीर है, तीव्र श्रवण बाधिता जिन्हें होती है, जिन्हें गंभीर श्रवण बाधिता होती है। तो ऐसे बालक जो है ये सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं।
तो ऐसे में इन बालकों को हम विशिष्ट विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं, या फिर उनकी व्यवस्था हम विशिष्ट विद्यालयों में ही करते हैं, जहां पर विशिष्ट शिक्षक, विशिष्ट उपकरणों, विशिष्ट सहायक सामग्रियों के द्वारा हम वहां पर उनका पुनर्वास करने का कार्य करते हैं। पुनर्वास मतलब रिहेबिलिटेशन का जो है उनके लिए कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो गंभीर रूप से जो श्रवण बाधित है उनको हम विशिष्ट विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजेंगे, और वे जब इस योग्य हो जाते हैं, जब उनकी बाधिता का स्तर कम हो जाता है, जब वो इस योग्य हो जाते हैं, इस काबिल हो जाते हैं कि वे सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, तो हम उन्हें विशिष्ट विद्यालय से ला करके समावेशी शिक्षा से जोड़ सकते हैं। लेकिन जब तक उनका पुनर्वास नहीं होता है, जब तक उनकी बाधिता का स्तर कम नहीं होता है, तब तक हम उन्हें विशिष्ट विद्यालयों में ही शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट जो है वो है आवासीय विद्यालय, यानी रेसिडेंशियल स्कूल्स। तो आवासीय विद्यालयों में हम किस प्रकार के श्रवण बाधित बालकों को शिक्षा देने का कार्य करते हैं? तो आवासीय विद्यालय में जो पूर्ण रूप से श्रवण बाधित हैं, जिनको प्रोफाउंड हियरिंग इम्पेयरमेंट है, उनको हम जो है ना तो हम समावेशी शिक्षा में उनकी शिक्षा दी जा सकती है, और ना ही उनको हम विशिष्ट विद्यालयों में शिक्षा दे सकते हैं। उनके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि आवासीय विद्यालय की व्यवस्था कर सकते हैं, जहां पर वह रह करके ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। वहां पर उनका पूरी तरह से उनका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का कार्य किया जाता है, उन्हें शिक्षा देने का कार्य किया जाता है। तो जो आवासीय विद्यालय है, जो रेसिडेंशियल स्कूल है, वहां पर हम जो पूर्ण रूप से श्रवण बाधित बालक हैं, उनको ही हम आवासीय विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं। तो यहाँ तीनों ही पॉइंट्स में आप लोग कंफ्यूज मत नहीं होइएगा। जैसे कि मैंने बताया कि जो नियमित विद्यालयों में विशेष कक्षा का हम आयोजन करते हैं, किसके लिए करते हैं? जो कम श्रवण बाधित होते हैं। और विशिष्ट विद्यालयों में या विशेष विद्यालयों में हम किन्हें पढ़ने के लिए भेजते हैं? जिनकी बाधिता का स्तर गंभीर होता है, तीव्र होता है, यानी कि जिनका पुनर्वास संभव है, उनको ही हम विशिष्ट विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं। जो ठीक हो सकते हैं, जिनकी बाधिता का स्तर जो है अभी तो है, इसीलिए उनको विशिष्ट विद्यालय में भेजा जा रहा है, लेकिन जब उनकी बाधिता का स्तर कम हो जाता है, तब हम उन्हें वापस समावेशी विद्यालय में बुला लेते हैं। तो उनको ही वैसे ही जो गंभीर बालक है, जो तीव्र श्रवण बाधित बालक हैं, उनको ही हम विशिष्ट विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजते हैं। लेकिन आवासीय विद्यालय में ऐसा नहीं है। आवासीय विद्यालय में जिनकी बाधिता का स्तर पूर्ण है, पूर्ण बाधिता का स्तर है, जो पूर्ण श्रवण बाधित है, प्रोफाउंड हियरिंग इम्पेयरमेंट है, उनको हम आवासीय विद्यालय में शिक्षा देने का कार्य करते हैं। रेसिडेंशियल स्कूल में ही उनको हम शिक्षा देने की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पांचवा जो पॉइंट है इसमें, वो है संप्रेषण तकनीकें, यानी कि कम्युनिकेशन टेक्निक्स। तो संप्रेषण तकनीक का भी हम यहाँ शिक्षा उनकी शिक्षा देने के लिए हम संप्रेषण तकनीक का भी प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो श्रवण बाधित बालक होते हैं, उनको कक्षा में, क्लासरूम में जो पाठ्य सामग्री जो होती है, उनको समझने में, पढ़ने में कठिनाइयाँ होती हैं, उनको क्लासरूम में दिक्कत होती है पढ़ने में। तो ऐसे में कुछ संप्रेषण कौशल उनमें विकसित किया जाता है, कुछ ऐसे स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप किए जाते हैं उनके अंदर, जिससे कि वे क्लासरूम में जो है बाधा रहित शिक्षा ग्रहण कर सके, यानी कि वो क्लासरूम में उन्हें शिक्षा ग्रहण करने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसके लिए हम उन्हें कुछ संप्रेषण तकनीक या संप्रेषण कौशल की शिक्षा हम उन्हें देते हैं। तो इस पॉइंट में जो है, पांचवा पॉइंट जो है संप्रेषण तकनीकें, यहाँ पर हम उन्हें क्या क्या संप्रेषण कौशल सिखा सकते हैं, क्या क्या कम्युनिकेशन स्किल सिखा सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें कौशलों की बात करें तो सबसे पहला कौशल है, इसमें लिखिएगा 5 नंबर पॉइंट में ही पहला जो कौशल है वो है ओष्ठ पठन। ओष्ठ पठन, जिसको हम ओष्ठ मतलब होंठ, जो लिप्स होते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं लिप रीडिंग। तो ये एक प्रकार का लिप रीडिंग जो है, ओष्ठ पठन जो है, एक प्रकार का संप्रेषण कौशल है। इसमें क्या होता है, इसमें बालकों को होठों की गति और होठों के हिलने के आधार पर जो है
वर्णों और शब्दों को समझने की शिक्षा दी जाती है। यानी कि लिप रीडिंग करके ये समझते हैं, वो ओष्ठ पठन करके ये समझते हैं कि सामने जो बोला जा रहा है वो क्या बोला जा रहा है। समझने का ये कोशिश करते हैं कि कौन सा वर्ण बोला जा रहा है, कौन सा लेटर बोला जा रहा है, कौन सा शब्द बोला जा रहा है, कौन सा वर्ड बोला जा रहा है। तो लिप रीडिंग के माध्यम से वे आसानी से समझ सकते हैं कि क्या बातें बोली जा रही है। ठीक है, तो इसे ही लिप रीडिंग कहते हैं। इसमें होठों की हिलने और उसके गति के आधार पर हम वर्णों को और शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा जो संप्रेषण कौशल है वह है चिन्ह भाषा। चिन्ह भाषा यानी साइन लैंग्वेज। तो एक साइन होता है, एक चिन्ह होता है, चिन्ह के द्वारा हम समझते हैं। तो चिन्ह किसका होता है? चिन्ह जो बने होते हैं वे वर्णों और शब्दों के बने हुए होते हैं। तो वर्णों और शब्दों को हम चिन्ह के द्वारा जो है समझाने का प्रयास करते हैं। उन्हें इसके लिए प्रशिक्षित किया जाता है कि वर्णों और शब्दों को जो है किस तरह से वो समझ पाए। तो उसके लिए हम एक चिन्ह बनाते हैं, एक साइन बनाते हैं। जैसे कि इसमें हम कह सकते हैं कि फिंगर स्पेलिंग का प्रयोग करते हैं। फिंगर स्पेलिंग का मतलब है कि हम इसमें उंगलियों की स्थिति के आधार पे हम जो है बालकों को समझाते हैं कि कौन सा वर्ण है और कौन सा शब्द है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ वर्णों के लिए कुछ चिन्ह के बारे में मैं बताऊं। जैसे कि ए, अल्फाबेट का जो पहला लेटर होता है वो क्या होता है? ए। तो ए के लिए जो चिन्ह बनता है वो इस प्रकार से बनता है। अगर आप लोग देख पाएं तो इस तरह से हम चिन्ह देने का कार्य करते हैं। इस तरह से ये ए हो गया। बी के लिए, बी जो अल्फाबेट है उसके लिए हम इस तरह का चिन्ह प्रयोग करते हैं, इस तरह का साइन देते हैं। ये फिंगर स्पेलिंग है। सी के लिए हम इस तरह का प्रयोग करते हैं और डी के लिए इसमें ऐसे जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। तो इसी तरह जितने भी वर्ण हैं वर्णों के लिए चिन्ह बने होते हैं। इसे हम फिंगर स्पेलिंग भी कहते हैं कि फिंगर यानी उंगलियों के माध्यम से, उंगलियों की स्थिति के माध्यम से हम वर्णों को और शब्दों को उनको समझने का प्रशिक्षण देते हैं। ये कौशल जो होता है चिन्ह भाषा कौशल, इसमें हम यही प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं कि वे वर्णों को और शब्दों को समझ पाए। जैसे कि और भी मैं इसका एग्जांपल दूं, जैसे कि रुपया। रुपया के लिए चिन्ह बना होता है, आप लोगों ने देखा होगा। रॉ में ऊपर से दो लाइंस होते हैं। रुपया का जो प्रतीक है, जो चिन्ह है, तो उसको वो भी एक प्रकार का चिन्ह है, रुपया का एक चिन्ह है। तो इस तरह के हम चिन्ह के द्वारा हम उसे जो है पहचानने की जो है समझ उनके अंदर जो है पैदा करते हैं कि वे शब्दों को और वर्णों को समझ पाए। कई बार हम लोग जो है चिन्ह का प्रयोग करते हैं जिसमें कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सेल्फी लेते हैं, तो सेल्फी लेते समय इस तरह का पोज देते हैं। तो ये क्या है? ये वी जो बनाते हैं, वी को हम विक्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो वी जो है एक विक्ट्री की का चिन्ह है। एक विक्ट्री एक शब्द है जिसको हम वी के द्वारा जो है दर्शाते हैं, दिखलाते हैं। तो ये तो एक एग्जाम्पल देने के लिए मैंने बताया। तो संकेत जो चिन्ह भाषा जो है वह जो है एक प्रकार का जिसमें वर्णों और शब्दों के लिए कुछ चिन्ह बने होते हैं। फिंगर स्पेलिंग के माध्यम से, उंगलियों की स्थिति के माध्यम से हम वर्णों और शब्दों को पहचानने की शिक्षा हम या फिर प्रशिक्षण हम बालकों को दे सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा जो कौशल है, संप्रेषण कौशल, वो है संकेत भाषा। संकेत भाषा, क्यूड स्पीच, इसको हम क्या कहेंगे? क्यूड स्पीच, क्यूड CUED, क्यूड स्पीच। तो संकेत भाषा में क्या होता है? इसमें जैसा कि मैंने बताया कि ओष्ठ पठन में हम क्या करते हैं लिप रीडिंग में कि लिप्स जो होते हैं, लिप्स के हिलने और उसके गति के आधार पर हम शब्दों और वर्णों को पहचानते हैं। तो संकेत भाषा में क्या होता है? इसी में लिप रीडिंग के साथ एक चीज और जोड़ दिया जाता है कि मुंह के सामने ही जो है मुंह के सामने ही उसी प्रकार के जो है कुछ संकेत दिए जाते हैं। लिप रीडिंग भी की जाती है और साथ ही साथ मुंह के सामने ही उंगलियों से या हाथों से कोई संकेत देने का कार्य किया जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना होगा कि ओष्ठ पठन जिस भाषा का प्रयोग हो रहा है, तो संकेत भी उसी भाषा में
जो है दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ओष्ठ पठन हम हिंदी में कर रहे हैं और संकेत हम बांग्ला भाषा में दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस भाषा में ओष्ठ पठन करने का कार्य किया जा रहा है उसी भाषा में हम संकेत देने का भी कार्य करते हैं। तो ये सभी जो है संप्रेषण तकनीकें हैं जिससे कि हम बालक को कक्ष में पढ़ने में समझने में सुविधा हो, इसीलिए हम उनके अंदर इन संप्रेषण कौशलों को विकसित करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स उनके अंदर ही हम डेवलप करते हैं। संप्रेषण कौशलों में नेक्स्ट है स्पर्श विधि। स्पर्श विधि को हम कहते हैं टच मेथड। टच मेथड में क्या होता है कि हम स्पर्श के द्वारा जो है कही गई बात को जो है समझाना सिखाते हैं कि आप स्पर्श करके आप समझ सकते हैं कि क्या बोला जा रहा है, कौन सी बात कही गई है। तो ये भी एक संप्रेषण कौशल है जिसमें छू करके स्पर्श करके जो है समझने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट जो 5th कौशल है वो है गतिविधि, मूवमेंट मेथड। तो मूवमेंट मेथड में क्या होता है, गतिविधि कौशल में क्या होता है कि इसमें शरीर की विभिन्न गतिविधियों की मदद से हम श्रवण बाधित बालकों को संप्रेषण में सहायता देते हैं। जैसे कि शरीर के माध्यम से कुछ एक्टिविटी करते हैं या कुछ गतिविधि करते हैं, गतिविधि करके दिखलाते हैं जिससे कि वे समझ पाए, गतिविधि को देख करके समझ पाए कि जो बालक है जो बोला जा रहा है वो क्या बोला जा रहा है। तो गतिविधियों के शारीरिक गतिविधियों के द्वारा भी जो है हम जो है उनके अंदर इस संप्रेषण कौशल का विकास कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि अब तक जितने भी संप्रेषण कौशल के बारे में मैंने बतलाया, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बालक को सिर्फ सुनने में बाधा है, देखने में बाधा नहीं है, उन्हें दृष्टि बाधिता नहीं है, उन्हें विजुअल इम्पेयरमेंट नहीं है। इसीलिए हम जितना भी कौशल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जितने भी संप्रेषण कौशल की बात हो रही है, सब देख करके समझने की बात हो रही है। जैसे कि कहा, चाहे वो ओष्ठ पठन हो, चाहे वो चिन्ह भाषा हो, चाहे वो संकेत भाषा हो, चाहे वे गतिविधि हो, जिस गतिविधि जैसा मैंने अभी बताया कि शारीरिक गतिविधि करके हम उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये सभी संप्रेषण कौशल हैं जिसके माध्यम से हम छात्र को, जो कि श्रवण बाधित बालक जो है, उनको कक्षा में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य वस्तुओं को आसानी से समझा सकें, उन्हें सीखने में कोई कठिनाई ना हो। फिर प्रवर्धक का प्रयोग किया जाता है। प्रवर्धक, यूज ऑफ एम्पलीफायर। प्रवर्धक क्या होता है, एम्पलीफायर का क्या काम होता है, ये जो है यह ऊंचा सुनने वाले बालकों के लिए ये सहायक होता है, जिसमें साउंड जो ऊंचा सुनते हैं, इसमें साउंड को जो है एम्पलीफाई कर दिया जाता है, यानी ध्वनि को जो है तीव्र कर दिया जाता है, जिससे कि वे आसानी से, जो ऊंचा सुनने वाले बालक हैं, जो थोड़ा ऊंचा सुनते हैं, वे एम्पलीफायर की सहायता से उस बात को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये ऊंचा सुनने वाले बालकों के लिए है। और जो पूर्ण बधिर बालक हैं, जो पूर्ण रूप से श्रवण बाधित है, उनके लिए एम्पलीफायर भी कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो ये 6th पॉइंट हो गया। तो श्रवण संप्रेषण तकनीकों में मैंने 6 पॉइंट्स बतलाए: ओष्ठ पठन, चिन्ह भाषा, संकेत भाषा, स्पर्श विधि, गतिविधि और प्रवर्धक का प्रयोग। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इसमें है कि 6th पॉइंट जो है वो है शैक्षिक सुविधाएं, एजुकेशनल फैसिलिटीज। तो क्या क्या शैक्षिक सुविधाएं दी जा सकती हैं श्रवण बाधित बालकों के लिए? शिक्षा में ऐसा क्या क्या सुविधा हम उन्हें दें, क्या क्या शैक्षिक सुविधाएं दें जिससे कि उन्हें शिक्षा ग्रहण करने में कोई असुविधा ना हो। ठीक है, तो इसको भी मैं पॉइंट्स वाइज में बताऊंगा क्या क्या शैक्षिक सुविधाएं दी जा सकती है। तो जैसे पहला है, शिक्षक को कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। जो विजुअल एड्स हैं, विजुअल टीचिंग एड्स हैं, उसका प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि दृश्य सामग्रियों में चार्ट, मॉडल, मानचित्र, चित्र, इन सभी का प्रयोग हम करते हैं। तो छात्र को देखने में तो कोई असुविधा नहीं है, सिर्फ सुनने में असुविधा है। तो शिक्षक को चाहिए कि उसकी इस तरह के बालकों की शिक्षा में दृश्य उपकरणों की, दृश्य सहायक सामग्रियों का प्रयोग
करे, जिससे कि बालक जो है उन्हें शिक्षा ग्रहण करने में आसानी हो सके। ये पहली शैक्षिक सुविधा दी जा सकती है। दूसरी शैक्षिक सुविधा की मैं बात करूं, जो एजुकेशनल फैसिलिटीज है, वो है शिक्षक को अपना जो चेहरा है संप्रेषण करते समय बच्चों के सामने रखना चाहिए। जब शिक्षक कम्युनिकेशन करता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन करता है क्लासरूम में, तो उसे अपने चेहरे को छात्रों के सामने रखना चाहिए, जिससे कि छात्र जो है आसानी से शिक्षकों के हाव भाव को और शिक्षकों के होठों के संचालन को आसानी से देख सके। जैसे संप्रेषण कौशल में मैंने बताया था ना कि हम गतिविधियों के माध्यम से हम छात्रों को समझाते हैं, या फिर लिप रीडिंग के माध्यम से छात्र जो है समझ पाते हैं। होठों के हिलने की गति के आधार पे छात्र जो है समझ पाते हैं। तो ऐसे में अगर शिक्षक अपना चेहरा छुपा ले, और या फिर कह सकते हैं चेहरा अपना घुमा ले, तो छात्रों को, जो खासकर जो श्रवण बाधित छात्र हैं, उनको समझने में कठिनाई होगी। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि शिक्षकों को संप्रेषण करते समय, कम्युनिकेशन करते समय अपने चेहरे को जो है छात्रों के सामने की तरफ रखना चाहिए, ताकि छात्र जो है उनके हाव भाव को देख सके, उनके ओष्ठ पठन को जो है देख सके, उनके होठों को देख करके ओष्ठ पठन कर सके। ठीक है। तीसरी जो शैक्षिक सुविधा दी जा सकती है वह है कक्षा में, क्लासरूम में इन्हें आगे की सीटों पर बैठाने की व्यवस्था करनी चाहिए। कक्षा में इन्हें आगे की सीटों पर बैठाने की व्यवस्था करनी चाहिए। आगे बैठेंगे तब भी ये आसानी से शिक्षक को देख सकते हैं, शिक्षक की गतिविधि को देख सकते हैं, शिक्षक के होठों के हिलने की गति को देख करके समझ सकते हैं, ओष्ठ पठन, लिप रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है। चौथी जो है इसमें सुविधा कि शिक्षक को बोलते समय एक ही स्थान पर खड़ा रहना चाहिए। एक ही स्थान पर खड़ा इसलिए रहना चाहिए ताकि वे अगर एक ही स्थान पर खड़ा नहीं रहेंगे, इधर उधर अगर टहलेंगे या चलेंगे, तो हो सकता है उनकी वाणी में उतार चढ़ाव हो सकता है, फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो वाणी में उतार चढ़ाव होने से भी जो श्रवण बाधित बालक है उनकी बात को नहीं समझ पाते हैं, नहीं सुन पाते हैं। तो कोशिश ये करना चाहिए शिक्षक को बोलते समय एक ही स्थान पर खड़ा रह करके बोलना चाहिए। पांचवी जो शैक्षिक सुविधा है वह है कक्ष जो है, जो क्लासरूम है, वह शांत और शोर मुक्त होना चाहिए, जहां पर किसी प्रकार का कोई शोरगुल ना हो। कक्षा का वातावरण जो है वो शांत हो, ताकि श्रवण बाधित बालक को सुनने में कोई कठिनाई ना हो। 6th पॉइंट है शिक्षक को उनके प्रति, जो श्रवण बाधित बालक है उनके प्रति घनात्मक दृष्टिकोण यानी पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा, घनात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए, और उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए, सिंपैथी रखना चाहिए श्रवण बाधित बालकों के लिए। सहानुभूति रखने का तात्पर्य है कि शिक्षक को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। कई बार होता है क्या, श्रवण बाधित बालक थोड़ा लेट से समझते हैं, लेट से सीखते हैं, क्रोधित भी हो जाते हैं। तो ऐसे में शिक्षक को थोड़ा सा धैर्य भी रखना होगा, पेशेंस भी रखना होगा इन बालकों के लिए, श्रवण बाधित बालकों के लिए, ताकि वे जो है वो आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सके। जो 7वां जो शैक्षिक सुविधा है वह है कक्षा में श्रवण बाधित बच्चों का प्रतिशत बहुत कम होता है, तो शिक्षक को अलग से उनकी आवश्यकता अनुसार सहायता करनी चाहिए। स्वाभाविक से बात है कि जो कक्षा है, जो क्लासरूम में जो है श्रवण बाधित बालकों की संख्या कम होती है, ऐसे छात्रों का प्रतिशत कम होता है। तो ऐसे में शिक्षक को चाहिए कि वे अलग से भी उनके लिए समय निकाल करके दे, वो अलग से भी उनकी आवश्यकता अनुसार उनकी सहायता देने का काम शिक्षक करे। हो सकता है जब वो सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करने बैठा है, तब हो सकता है कि उसे कहीं कोई कठिनाई आई हो, कहीं कोई बात समझ में नहीं आई हो, कहीं कोई पाठ समझ में नहीं आया हो। तो ऐसे में शिक्षक जो है उनको अलग से भी हेल्प कर सकता है, अलग से भी उनकी कठिनाइयों को दूर कर सकता है। जैसा कि मैंने बताया था कि पृथक कक्षाएं भी कराई जाती हैं। एक पॉइंट मैंने बताया था ना कि नियमित विद्यालयों में पृथक कक्षाओं का या विशेष कक्षाओं का आयोजन, तो यहाँ पर इस तरह का कुछ आयोजन करके शिक्षक जो है छात्रों की सहायता, श्रवण बाधित छात्रों की सहायता कर सकते हैं। 8वां पॉइंट है वह है अनुशीर्षक वाले टेलीविजन कार्यक्रम दिखाए जाने चाहिए। अनुशीर्षक हिंदी का शब्द है, इसे इंग्लिश हम कहते हैं कैप्शन। ठीक है, कैप्शन आप लोग समझ रहे होंगे कि जो वीडियो होता है, वीडियो में ही अनुशीर्षक मतलब उसमें क्या बोला जा रहा है वो नीचे जो है लिखा हुआ जाता है।
लिखा हुआ रहता है, अनुशीर्षक लिखा हुआ रहता है। तो छात्र सुन नहीं पा रहे, लेकिन कम से कम वीडियो में क्या लिखा हुआ है उसे देख करके वो समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बालकों के लिए, जो श्रवण बाधित बालक है, उनके लिए अनुशीर्षक वाले टेलीविजन कार्यक्रम दिखाए जाने चाहिए। वैसे टेलीविजन कार्यक्रम दिखाए जाने चाहिए जिसमें कुछ लिखी हुई जो बातें बोली जा रही है उसके लिए जो है अनुशीर्षक का भी प्रयोग किया जा रहा हो, कैप्शन भी उसका जो है दिया जाता हो। 9वां पॉइंट है, श्रवण बाधित बालकों के लिए अधिक ऊंची कुर्सियों की व्यवस्था करनी चाहिए। काफी अधिक ऊंची कुर्सियों की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वे ऊंचे स्थान पर बैठे रहेंगे तो वे आसानी से सभी गतिविधियों को देख सकेंगे। ठीक है, हालांकि इससे मिलता जुलता पॉइंट मैंने बताया था कि ऐसे बालकों को, जो श्रवण बाधित बालक होते हैं, उन्हें कक्षा में आगे की पंक्ति में, आगे की सीट में बैठाया जा सकता है। तो ये भी उसी से मिलता जुलता है कि हमें उन्हें जो ऊंची कुर्सियों में जो है बैठने की व्यवस्था करके उन्हें देनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, 10वां पॉइंट है कि श्रवण बाधित बालकों को जो है शैक्षिक पर्यटन यानी एजुकेशनल टूर पर भी लेकर के जाना चाहिए। एजुकेशनल टूर पे हम उन्हें कहीं कोई अजायब घर, म्यूजियम, ऐतिहासिक इमारतें, हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं, कई पॉपुलर प्लेसेस होते हैं, कोई प्रसिद्ध स्थान होते हैं, अजायब घर हो गया, ऐतिहासिक इमारतें हो गई, प्रसिद्ध स्थान है, वहां इन्हें घुमाने के लिए अवश्य लेकर के जाना चाहिए ताकि वे देख करके उनके प्रति आकर्षित हो सके और वहां पर ऑब्जर्वेशन करके वो सीख सके। ठीक है, तो शैक्षिक पर्यटन की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। और अंतिम जो शैक्षिक सुविधा दी जा सकती है वो कि आप लोग को पता ही है कि शिक्षा ग्रहण करते समय उनके लिए श्रवण यंत्रों, हियरिंग मशीन, श्रवण उपकरणों का प्रयोग भी हम करते हैं। तो ये 11 शैक्षिक सुविधाएं हम जो है उन्हें दे सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि जो श्रवण बाधित बालक है उनके लिए हम किस तरह से शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में जो है यूनिट 2 के ही जो नेक्स्ट जो अगले जो असमर्थ बालकों के प्रकार हैं, जैसे दृष्टिबाधिता है, अस्थिबाधिता है, मानसिक मंदिता है, सेरेब्रल पल्सी है, तो इन सभी जितने भी असमर्थ बालक हैं उनके बारे में और उनके शैक्षिक आवश्यकताओं के बारे में, उनके स्पेशल एजुकेशनल नीड्स के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।